आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं और वो आजकल जो है बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो टॉपिक है नोज़ रीशेपिंग या नाक को नई शक्ल देना, या जिसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं बेसिकली प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग बचपन में जब हम खेलते हैं तो हमारी नाक बार बार लगती है। जब हम बार बार नाक गिरते हैं तो उस वजह से जब नाक लगती है तो जो नाक है वो ऐसे एक त्रिकोण के शेप में है। साइड से दो वॉल्स हैं और दरमियान में एक उसका पिलर है। क्या होता है कि वो जो पिलर है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है जब हम बार बार ज़ख्मी होते हैं या फ्रैक्चर होते हैं, उसमें बाज़ों का फ्रैक्चर हो जाता है तो वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब आपकी उम्र बढ़ती है तो वो नाक टोटली टेढ़ा हो जाता है। अंदर ये जो सेप्टम है या जो पिलर है वो टेढ़ा हो जाता है और बाहर से उसकी शेप भी टेढ़ी हो जाती है। तो इस शेप को ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी हम करते हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये रीज़न हो गया कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है या आपके बचपन में कहीं आपको ट्रॉमा हुआ है, जिसको हम ट्रॉमेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी कहते हैं, यानी वो किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। अच्छा, दूसरी भी एक टाइप है जिसमें हम इसको एस्थेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी कहते हैं। एक बंदा है वो कहता है मुझे अपनी नोज़ की जो टिप है वो बहुत ब्रॉड है, मैं इसको थिन करना चाहता हूँ, या मेरी नोज़ की जो ब्रिज है ये बहुत ब्रॉड है और मैं इसको थिन करना चाहता हूँ। या अक्सर लोगों की नाक बहुत ज़्यादा लंबी होती है और वो कहते हैं कि हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। टेलर जो एलाज होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, या आपकी जो ये सुराख होते हैं नाक के वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं एस्थेटिक राइनोप्लास्टी। तो ये दो मेन टाइप्स हैं, ट्रॉमेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी और एस्थेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी। तकरीबन प्रोसीजर इन दोनों का सेम है, लेकिन जो ट्रॉमेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी है उसमें और एस्थेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी में फ़र्क इस लिहाज से होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें डिफरेंट होती है। जो ट्रॉमेटिक होता है उसमें जो बंदा होता है वो कहता है कि बस मेरी नाक सीधी हो जाए और मेरी टेढ़ापन है वो ख़त्म हो जाए, और जो एस्थेटिक डिफॉर्मिटी है उसमें तो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी टिप जो है वो ब्रॉड है, इसको थिन करना है फॉर एग्जांपल, या ब्रिज में कुछ काम करना है, या आपका हम्प है। अक्सर लोगों की नाक ऐसे ऊपर से बहुत उठी हुई होती है तो वो इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसको फिर हम करते हैं एस्थेटिक राइनोप्लास्टी के ज़रिए। जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है या जो प्लास्टिक सर्जन है उसका एक्सपीरियंस राइनोप्लास्टी में बहुत अच्छा हो। एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप, जैसे मैंने कहा कि नोज़ का जो पिलर है वो जब टेढ़ा होता है तो उसमें इशू ये होता है कि आपकी एक साइड की नोज़ या दोनों साइड की जो नेज़ल पैसेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से अक्सर लोग फिर उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। पहले इस तरह होता था कि लोग जब 16-14 एज के हो जाते थे तो वो अपने ENT सर्जन के पास चले जाते थे और वो उनकी सेप्टोप्लास्टी कर देते थे, यानी अंदर से जो सेप्टम है उस में से कुछ हिस्सा निकाल लेते थे और उसको फिर हम बाद में अगर राइनोप्लास्टी की ज़रूरत होती थी तो वो बाद में हम प्लास्टिक सर्जन करते। अभी चूंकि ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, अब जो प्लास्टिक सर्जन है वो ये दोनों काम, यानी जो आपका सेप्टम का टेढ़ापन है और बाहर की जो शेप है, ये दोनों एक ही टाइम पे वो कर सकता है। तो उससे वो दो सर्जरीज होती हैं, या जो पहली सर्जरी की वजह से जो डिफॉर्मिटी बनती थी उसको प्रिवेंट करने के लिए अब ये दोनों सर्जरी प्लास्टिक सर्जन एक ही साथ करता है। तो उससे ये फ़र्क हो जाता है कि आप दो सर्जरी से बच जाते हैं और आपके दोनों प्रॉब्लम, यानी नेज़ल ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम और आपकी नोज़ की जो शेप है वो वाली प्रॉब्लम, ये दोनों सॉल्व हो जाती हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में अब ये इम्प्रूवमेंट या एक इनोवेशन है कि ये दोनों प्रोसीजर हम सेम सेटिंग में कर लेते हैं और आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक स्ट्रक्चर है, नोज़ एक स्ट्रक्चर है। जब आपकी किसी भी स्ट्रक्चर में, लेकिन स्पेसिफिकली नोज़ में जब एक दफ़ा सर्जरी हो जाए
तो उसमें दोबारा सर्जरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो हम जिसको कच्ची हड्डियां कहते हैं वो सारी हैं, और उसमें तकरीबन कोई 8-10 जो है वो डिफरेंट टाइप की ये हड्डियां हैं। और उन कच्ची हड्डियों को जब एक दफ़ा आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं, उसमें दोबारा सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत फिर वो उसके रिजल्ट्स भी उस तरह नहीं आते। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुजारिश समझें कि आप जब भी किसी बंदे से राइनोप्लास्टी करते हैं तो आप उनके बारे में कंप्लीट डिटेल लिया करें, ताकि आपको पता हो कि उनका इसमें एक्सपीरियंस कितना है, आया वो प्लास्टिक सर्जन है भी कि नहीं। आजकल तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर जगह पे एस्थेटिक फिजिशियन है और वो सब कुछ करना चाहते हैं। वो बोटॉक्स से लेके टमी टक से लेके एब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन और राइनोप्लास्टी तक जो है एक फिजिशियन करना चाहता है, लेकिन उसमें उसका एक्सपीरियंस कितना है, आया वो एलिजिबल भी है कि वो सर्जरी कर ले। क्योंकि अगर आप ऐसे सर्जन या ऐसे बंदे से राइनोप्लास्टी करते हैं जिसका एक्सपीरियंस ना हो, जो इसके लिए एलिजिबल भी ना हो, और खुदा न खास्ता इसमें एक दफ़ा प्रॉब्लम बन जाए, तो फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और उसको दोबारा उस पोजीशन पे लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग राइनोप्लास्टी कर लेते हैं, उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस को डील करना फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आपके सर्जन्स को आता है कि नहीं। जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं उसके बाद नॉर्मली स्वेलिंग्स होती हैं, वो 1 to 3 वीक्स में जो एक्यूट स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाती है। फिर जो हल्की पुल्की स्वेलिंग है वो 6 months to 1 year तक रहती है। तो आपकी रिजल्ट में जो प्रॉपर आपका रिजल्ट आता है वो उसमें 6 months से लेकर 1 year तक लगता है। तो आप ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब आप एक दफ़ा कहीं इनएक्सपीरियंस बंदे से सर्जरी कर लेते हैं और वो फिर दूसरी ही महीने वो किसी और के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी दोबारा सर्जरी कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करें, एटलीस्ट 6 months से 1 year तक आप वेट करें, ताकि आपकी प्रॉपर रिजल्ट आ जाए। उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई इश्यूज़ है, तो हम उसको दोबारा ट्रीट कर सकें।